नमस्कार साथियों, बीएस के खरा स्टडी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास के 30 प्रश्नों को लेकर जो टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो उनमें आते हैं। रीट स्पेशल रहेगा ये वीडियो, जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को हमने बिल्कुल रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है, जिसका पहला सेट लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, प्रेम बिश्नोई। आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और अंत में अपना जो स्कोर है वो हमारे साथ में कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सीखने के पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं होती है। यह कथन किसका है? तो आपने अधिगम वक्र पढ़े होंगे, जैसे ये समय है और ये सीखना है। तो अधिगम का जो पठार होगा उसमें क्या होगा कि जो सीखने की मात्रा है वो बिल्कुल रुक सी जाती है और ये हमें ऐसा प्रकट होने लगता है कि सीखना बिल्कुल रुक सा गया है, समय बढ़ रहा है पर सीखने की मात्रा नहीं बढ़ रही है। परंतु ये कथन जो है रॉस का है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। रॉस हमें ये बताते हैं कि सीखने के पठार सीखने की प्रक्रिया का ही एक अंग है। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज का परीक्षण आता है? यानी कि कौन सी स्किल के जरिए हम बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको टेस्ट किया करते हैं। ऑप्शन ए है प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन बी उद्दीपक परिवर्तन कौशल, ऑप्शन सी समापन कौशल या फिर प्रदर्शन कौशल। तो आप अच्छे से जानते हैं कि प्रस्तावना कौशल जो है, जिसमें हम बच्चे से 4-5 प्रश्न पूछते हैं और आखिरी का जो समस्यात्मक क्वेश्चन होता है उनके जरिए हम बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसका परीक्षण करते हैं, और आखिरी प्रश्न से जो समस्यात्मक होता है उससे बच्चे को हम सीखने के प्रति उत्तेजित भी कर देते हैं, आकर्षित करते हैं कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है समावेशन। इंक्लूजन का अर्थ है एक विशेष आवश्यकता वाले माने जो मंद बुद्धि है, मेंटली जो रिटार्डेड बच्चे हैं या फिर जो शारीरिक रूप से डिसेबल बच्चे हैं, ऐसे बालकों को नियमित सामान्य रेगुलर कक्षा में शिक्षित करना। कब तक? अधिकांश समय के लिए या फिर पूरे समय के लिए या फिर विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान या फिर कुछ समय के लिए। तो समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट ये है कि जो भी विशेष आवश्यकता वाले स्पेशल नीड वाले जो चाइल्ड हैं उनको हमें नियमित कक्षा में ही पढ़ाना है। जिन कक्षाओं में सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, एवरेज औसतन बालक जिस कक्षा में पढ़ते हैं उन्हीं में पढ़ाना है, क्योंकि अगर हम बच्चे को स्पेशल क्लास में पढ़ाएंगे तो बच्चे में वो हीन भावना जागृत हो सकती है कि मेरे भीतर कुछ कमी है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि बच्चे को पूरे समय के लिए नियमित कक्षा में ही पढ़ाना। जब तक उसकी शिक्षा ग्रहण की प्रक्रिया जारी रहेगी तब तक उसको नियमित कक्षा में ही हमें पढ़ाना है। यही इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? कंडीशन ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है उसमें अधिगम के 8 प्रकार बताए गए हैं, और ये जो पुस्तक रॉबर्ट गेने द्वारा लिखी गई थी और जिसमें 8 प्रकार के अधिगम के प्रकार बताए गए हैं। पहला है संकेत अधिगम और आखिरी है समस्या समाधान अधिगम, जिसको सर्वश्रेष्ठ प्रकार का अधिगम माना जाता है। तो गेने ने जो ये 8 प्रकार के अधिगम बताए हैं, जो लर्निंग थ्योरी ऑफ हायरार्की, वो इसी पुस्तक में बताई है। ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो अभी पिछला यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें। तो रॉबर्ट गेने द्वारा लिखी गई थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग। अगला 5वां प्रश्न आपके सामने है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना आपने जाना होगा कि समस्या के जो भी संभावित उत्तर होते हैं या फिर संभावित जो भी समाधान हो सकते हैं वो परिकल्पनाएं कहलाती है। समस्या की पहचान या फिर परिकल्पना का परीक्षण या आंकड़ों का संग्रह। तो समस्या समाधान का पहला चरण ये होगा कि हम ये जाने या फिर हमें ये पता चले कि ये समस्या अमुक समस्या है जिसका हमें समाधान करना है। यानी कि समस्या की पहचान समस्या समाधान का पहला चरण है। समस्या की जब हम पहचान कर लेंगे तो हम समस्या का विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे, उसके बाद में परिकल्पना का निर्माण करेंगे, आंकड़ों का संग्रहण करेंगे और परिकल्पना का परीक्षण करके अंत में जो है हम एक जो समस्या हमारे सामने थी उसका समाधान करेंगे। पर पहला चरण ये होता है कि समस्या की पहचान। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से या फिर अंतःक्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से या फिर सभी? तो कथन ये कह रहे हैं कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब विकास निरंतर चलता है। जब से बच्चा माँ की कोख में आता है तब से लेकर जब तक वो अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करता है तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये कथन ये कह रहा है कि विकास निरंतर चलने वाली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विलियम मैकडूगल जो थे वो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक थे, और इन्होंने ही जो है 14 प्रकार के संवेग बताए, और उन 14 प्रकार की संवेगों के साथ में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां भी विलियम मैकडूगल ने बताई थी। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक भी यही है, विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियों पर इन्होंने विशेष काम किया था। जहां कहीं भी मूल प्रवृत्ति हो तो अधिकांश उसका आंसर हम विलियम मैकडूगल लगा सकते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन आपके सामने है किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा मल्टीपल इंटेलिजेंस का संप्रत्यय दिया था, कंसेप्ट दिया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी?
तो ये दी गई थी गार्डनर के द्वारा, जिसको हम अक्सर सामान्य शब्दों में गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमें शिक्षा मनोविज्ञान में अच्छा स्कोर करना है तो इंग्लिश की जो टर्म होती है उसको भी ध्यान में रखना होगा। अब बहुविमात्मक प्रज्ञा मतलब शुद्ध हिंदी का शब्द दिया है, इसकी बजाय हम अगर इंग्लिश वाला जो टर्म था मल्टीपल इंटेलिजेंस उसकी तरफ भी ध्यान देते तो आसानी से क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो आप जो इंग्लिश की टर्म है उसकी तरफ भी विशेष ध्यान दें अगर हमें जो साइकोलॉजी में अच्छा स्कोर करना है। अगला क्वेश्चन है, विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं है, कि मतलब वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी तो विकास हो गया, वहां तक सीमित नहीं है विकास। अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तन प्रोग्रेसिव चेंज जो है उनमें विकास निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की और व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। विकास के संदर्भ में ये कथन किसका, ये डेफिनेशन किसने दी थी विकास की? तो ये डेफिनेशन ईबी हरलॉक के द्वारा दी गई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि विकास केवल वृद्धि तक सीमित नहीं है, विकास प्रगतिशील परिवर्तन है जो व्यवस्थित रूप से परिपक्वता के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन जो योग्यताएं हैं वो भी एक मानव के भीतर प्रकट होती है। और विकास की प्रक्रिया में हरलॉक, गेसेल, सोरेनसन इनके जो कथन है वो भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हरलॉक ने बताया था कि विकास में 4 प्रकार के मुख्यतः परिवर्तन हो गए, जैसे आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी आकृतियों का लोप और नवीन आकृतियों की प्राप्ति। 10वां क्वेश्चन आपके सामने, विकास के संदर्भ में गलत कथन। हमें गलत कथन छांटना है डेवलपमेंट के बारे में। विकास संचयी होता है, क्या ये कथन गलत है? बी ऑप्शन, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की भविष्यवाणी संभव नहीं है। और डी ऑप्शन, बालक बालिकाओं की विकास दर में भिन्नता होती है। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, जबकि हमें तो गलत छांटना है कि बालक बालिकाओं की विकास दर में भिन्नता होती है, जैसे परिपक्वता बालिकाओं में बहुत जल्द आ जाती है बालकों की तुलना में। विकास की भविष्यवाणी संभव नहीं है, ये कथन गलत है। पर हमारे लिए गलत ही ढूंढना है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। विकास की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं, वृद्धि की नहीं कर सकते। विकास की भविष्यवाणी जैसे एक बच्चा जो है भाषा का अनुकरण करने में बहुत ही तेज है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो भाषाई विकास है वो बहुत अच्छा होगा, तो विकास की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। जबकि ये कह रहा है नहीं कर सकते, तो हमारा सही ऑप्शन सी होगा। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है, जैसे भारत में बड़ा होने वाला बच्चा और एक यूएसए में बड़ा होने वाला बच्चा, उनका जो डेवलपमेंट होगा वो अलग अलग तरीके से होगा, उन पर जो उनकी संस्कृति है, कल्चर है, उसका भी इफेक्ट जरूर दिखेगा। विकास संचयी होता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है कि जैसे बालक पूरा हाथ चलाना शुरू करता है, या फिर ये समझ लो कि बच्चे ने पहली बार एक शब्द का अनुकरण किया, फिर वो जैसे वर्णमाला सीखा, वर्णमाला से शब्द सीखेगा, शब्दों से वाक्य बनाना सीखेगा, इस प्रकार उसका भाषाई विकास होता है। तो वो छोटी छोटी चीजों का संग्रह करते हुए, उसका संचय करते हुए विकास की जो अपनी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाता है। हमने कि अधिकांश अतार्किक भय फोबिया का कारण होता है। अतार्किक भय, फोबिया मीन्स जो झूठे भ्रम या झूठा भय जो होता है उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए, प्राचीन अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, या फिर नैमित्तिक अनुबंधन जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर के द्वारा दिया गया था वो, या फिर विभेदीकरण, या फिर मानसिक मंदता। तो फोबिया का कारण होता है प्राचीन अनुबंधन, जिसमें हमें बिल्कुल झूठे से भ्रम होते हैं, क्योंकि हम जो स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक है उन दोनों में सामान्यीकरण कर लेते हैं, और हम जो अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करते थे अब वो हम अस्वाभाविक के प्रति भी करने लग गए हैं। जैसे किसी सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया, तो अब वो जब भी किसी सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को देखेगा तो रोने लग जाएगा कि ये व्यक्ति भी मेरे इंजेक्शन लगेगा। तो ये जो उद्दीपक सामान्यीकरण है वो प्राचीन अनुबंधन में होता है, और प्राचीन अनुबंधन के कारण ही हमें अधिकांश जो झूठे भय होते हैं, झूठा भ्रम जिसको कह सकते हैं, भ्रम वाले डर, वो इस प्राचीन अनुबंधन के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? कॉग्निटिव थ्योरी कौन सी है ये आपको बताना है। प्रेक्षणात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो वाटसन की थ्योरी है उस पर बेस्ड जो, या फिर प्राचीन अधिगम जो पावलो के द्वारा दिया गया था, शास्त्रीय अनुबंधन या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग कह सकते हैं वो, या फिर क्रिया प्रसूत अधिगम, या फिर अव्यक्त अधिगम लेटेंट लर्निंग। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी लेटेंट लर्निंग या अव्यक्त अधिगम जो टॉलमैन के द्वारा दी गई थी वो संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ये क्वेश्चन भी यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अव्यक्त अधिगम में टॉलमैन ने ये बताया था कि व्यक्ति कुछ ऐसी बातें होती है जिनको वो सीख लेता है, पर उन प्रक्रियाओं को या फिर उन सीखी हुई बातों को वो तब तक प्रकट नहीं करेगा या अपने व्यवहार में नहीं लाएगा जब तक उनको करने के बदले उसे कुछ प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इसमें इन्होंने कुछ चूहों पर परीक्षण किया था, और चूहों को उन्होंने 2 प्रकार के भूल भुलैयों में रखा, और वो जब अंत में उस भूल भुलैया को पार करके चूहे निकले तो पहले वाले चूहे को तो उन्होंने भोजन दिया और दूसरे वाले को नहीं दिया। तो जो दूसरा वाला चूहा था उसको जब दोबारा से उस भूल भुलैया में रखा तो वो उस भूल भुलैया को पार करके बाहर नहीं आया, जबकि वो आ सकता था, ये बात वो सीख चुका था, पर उसको कोई जो पुनर्बलन नहीं मिला या फिर उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला
तो उसमें सीखा हुआ जो अधिगम है उसको प्रकट नहीं किया, यानी कि व्यक्त नहीं किया, इसीलिए इसको कहते हैं अव्यक्त अधिगम, जो कि टॉलमैन के द्वारा दिया गया था और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा शामिल नहीं होता है? चिंतन में शामिल नहीं होता है हमेशा, भाषा या फिर संप्रत्यय या प्रतिमा या प्रतीक। तो इसमें भाषा जो है वो हमेशा शामिल नहीं होती है। अब आप में से कईयों को लग रहा होगा कि भाषा तो हमेशा शामिल होती है, कि हमने पढ़ा है जब भी हम चिंतन करते हैं तो खुद से संवाद करते हैं, खुद से बातें करते हैं। तो इसके संदर्भ में जो वाइगोत्स्की और जीन पियाजे हैं उनका अध्ययन ये बताता है कि जब चिंतन होगा तो ये जरूरी नहीं है हर समय चिंतन में भाषा शामिल हो। इसमें जो जीन पियाजे हैं उन्होंने बताया कि जैसे हम अनुकरण कर रहे हैं तो अनुकरण में चिंतन तो होगा पर भाषा जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखना कि चिंतन में हमेशा भाषा शामिल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जैव सामाजिक अभिप्रेरक है? यौन या काम, उपलब्धि अचीवमेंट, या फिर भूख हंगर, प्यास थ्रस्ट। तो यौन या काम जो है, सेक्स जो है वो जैव सामाजिक अभिप्रेरक है। कैसे समझते हैं कि यौन संबंध जिसके साथ में भी बनेंगे वो एक सामाजिक प्राणी होगा, और यौन आपकी जैविक आवश्यकता भी है, आपके शरीर की नीड भी है। तो इस प्रकार ये यौन या काम जो है जैव सामाजिक अभिप्रेरक है, जबकि उपलब्धि जो है वो केवल सामाजिक अभिप्रेरक है या फिर अर्जित अभिप्रेरक है, और भूख और प्यास जैविक अभिप्रेरक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? वंचित बालक की विशेषता नहीं जो है वो हमें चुननी है। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं जो फंडामेंटल नीड है उनकी अपर्याप्तता को झेलना, या फिर आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त कराना, ये सार्वभौमिक है। भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का खतरा, उनकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। तो अब पहला ऑप्शन देखते हैं कि जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना। बिल्कुल जो पिछड़े या वंचित बालक है उनको इस प्रकार की जो उनकी जो आधारभूत समस्या है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त कराना, अब अधिकार प्राप्त करवा दोगे तो वो वंचित रहेंगे ही नहीं, तो बी इसका सही आंसर होगा कि ये जो आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकारों की प्राप्ति है वो वंचित बालकों की विशेषता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? रुकावट को दूर करना, विश्लेषण और निर्णय, उदात्तीकरण, या उपयुक्त सभी। तो तनाव को दूर करने के प्रत्यक्ष ढंग केवल 4 हैं, अप्रत्यक्ष तो बहुत सारे हैं। प्रत्यक्ष में पहला ये कि रुकावट को दूर करना, निर्णय और विश्लेषण करना दूसरा, और विधियों में परिवर्तन तीसरा, या फिर लक्ष्य का प्रतिस्थापन चौथा। ये 4 तरीके हैं जिनके जरिए हम तनाव को प्रत्यक्ष रूप से दूर कर सकते हैं। और हमें यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है? तो ये दोनों तो प्रत्यक्ष हो गए, ए और बी, तो केवल यही बचा सी जो है उदात्तीकरण, ये अप्रत्यक्ष ढंग है। उदात्तीकरण जो है उसमें ये बताएं कि हम जो हमारी सामर्थ्य या फिर शक्तियों को जो गलत जगह उपयोग कर रहे हैं, या फिर जिनको सामाजिक मान्यताएं प्राप्त नहीं है ऐसी जगह काम में ले रहे हैं, उनको सामाजिक रूप से मान्य व्यवहारों में तब्दील कर देना ही उदात्तीकरण है। अगला क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है। कौन सी अवस्था है जिसको मिथ्या परिपक्वता कहते हैं? शैशव अवस्था इन्फेंसी, या फिर बाल्यावस्था चाइल्डहुड, या फिर किशोरावस्था एडोलसेंस, या फिर प्रौढ़ावस्था एडल्ट एज। तो बाल्यावस्था जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है। किसने? रॉस ने बताया था। ये कथन भी पूछा जाता है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था ही, ऐसा किसने कहा था? रॉस ने कहा था। मिथ्या परिपक्वता में ये होता है कि बच्चों को अक्सर लगता है कि वो बड़े हो गए हैं, पर उनके जो पेरेंट्स ये कहेंगे कि बच्चे अभी आप बच्चे हो। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां पैदा होती है वो बाल्यावस्था में होती है, इसलिए इस बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता यानी झूठी परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 किस पर बल देता है? रट कर सीखने पर, या फिर केवल प्रयोगशाला में सीखने पर, करके सीखने पर, या सभी? तो एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख बल है वो इस बात पर है कि बच्चे करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, हर गतिविधि बच्चा करके सीखे, इस पर एनसीएफ 2005 बल देता है। और एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख फॉर्मूला है, सूत्र है, या फिर वो कोटेशन जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एनसीएफ 2005 का मेन कोटेशन क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेज है उनको ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। कौन सी गतिविधि नहीं करनी है? पाठ्यचर्या को समायोजित करना, छात्रों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना, या योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना। तो पाठ्यचर्या को समायोजित करना कि मतलब हर बच्चे की जरूरत आवश्यकता अलग अलग होती है, उसके लिहाज से जो करिकुलम है उसमें एडजस्टमेंट करना, ये तो करना चाहिए, जबकि हमें नहीं करने वाले को चुनना है। छात्रों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना ये गलत है, क्योंकि बच्चे को जिनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं हैं, जिनको हमारे सहयोग की आवश्यकता है, उनको हम कहेंगे कि आप जो है सेल्फ स्टडी करो, तो ये तो गलत बात होगी। उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए हमें भी विशेष प्रयास करने होंगे।
तो ये बी ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि हमें यही पूछा है कि शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, तो छात्रों को स्वाध्याय के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला होना, या त्वरित चिंताजनक समस्या पर केंद्रित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान सिद्धांत निर्माण में सहायक होता है। यह व्यवहारिक समस्या के समाधान में सहायक होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान होता है जो शिक्षण अधिगम परिस्थितियां हैं, या फिर विद्यालय की कोई समस्या है, या फिर किसी बालक विषय से जुड़ी हुई कोई समस्या है, उसके समाधान के लिए जो शिक्षकों द्वारा या फिर जो विद्यालय के जो भी प्रशासनिक लोग हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और अपनी जो व्यक्तिगत स्तर की समस्याएं हैं, व्यक्तिगत माने विद्यालय स्तर की जो समस्याएं हैं, उनको समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में किसी प्रकार का कोई सिद्धांत निर्माण नहीं होगा, तो सी ऑप्शन सही होगा कि क्रियात्मक अनुसंधान सिद्धांत निर्माण में सहायक होता है। ये कथन गलत है। 21वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित? गतिक प्रक्रमण, या सहानुभूति देना, विचार करना, या तथ्यों का विश्लेषण करना? तो सहानुभूति देना, सिंपैथी किसी के प्रति रखना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में ये जो शब्द है संवेगात्मक बुद्धि टर्म जो है, ये दी थी जॉन मेयर और पीटर सेलो ने 1990 में, और इस पर जो सबसे ज्यादा अध्ययन किया था, या फिर जो संवेगात्मक बुद्धि का जो वर्तमान संप्रत्य है, वो डैनियल गोलमैन ने दिया था। डैनियल गोलमैन की एक जो पुस्तक है उसके बारे में भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि डैनियल गोलमैन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मोर बेटर देन IQ नामक पुस्तक लिखी थी कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों। कौन सा मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है? इवोल्यूशन की जो त्रिकोणीय प्रक्रिया होती है उसका भाग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव, या मूल्यांकन? तो सबसे पहले हम शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि बच्चों में व्यवहारगत परिवर्तन क्या होंगे, जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसे। तो सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, उसके बाद में हम बच्चे को अधिगम अनुभव देते हैं। सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो अधिगम अनुभव के तहत आती है। फिर है हम मूल्यांकन करते हैं कि हमने जो अधिगम अनुभव दिए वो हमारे द्वारा जो पहले निश्चित किए गए शैक्षिक उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति में किस हद तक सफल हुए, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो A, C और ये D, ये तीनों तो मूल्यांकन के त्रिकोण में शामिल है। शिक्षण अनुभव, टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनको हम नहीं देखेंगे। हम केवल लर्निंग एक्सपीरियंस देखेंगे कि बच्चे ने क्या सीखा है, ना कि हमारे पढ़ाने के खुद के अनुभव क्या रहे हैं, वो हम इसमें नहीं देखेंगे। तो B इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, मतलब वो ज्ञान को खुद रच सकते हैं और अर्थ भी निर्मित कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक का क्या रोल रहता है? निर्देशक का, या सुगमकर्ता का, या तालमेल बढ़ाने वाले का, संप्रेषक और व्याख्याता का? तो इसमें शिक्षक की केवल यही भूमिका है कि वो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में जो भी समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को दूर करने के लिए वो एक सुगमकर्ता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करें। तो इसमें पहले और दूसरे ऑप्शन में A और B में कंफ्यूजन हो सकता है कि निर्देशक और सुगमकर्ता में अंतर क्या है। सुगमकर्ता मतलब आप बच्चे का केवल सहयोग करोगे, जहां उसको समस्या आ रही है उसका आप समाधान करोगे, उसको सही राह दिखाओगे अगर वो गलत ट्रैक पे जा रहा है। और निर्देशक मतलब आपके जो दिए हुए निर्देश है वो मुख्य होंगे कि आप जैसा कहोगे वैसा बच्चा करेगा। तो A ना होके इसका सही आंसर सुगमकर्ता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में शिक्षक को कार्य करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ज्ञान की रचना खुद कर सकते हैं और अर्थ का निर्माण भी कर सकते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है, उस स्तर में जब भी कोई व्यक्ति होगा, कोई निर्णय लेते समय व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त होगा, मतलब प्री कन्वेंशनल स्टेज में जब भी बच्चा कोई नैतिक निर्णय लेगा तो वो किस बात की ओर विशेष ध्यान देगा? संभावित अंतर्निहित दंड की जो काम कर रहा है उसमें उसको करने के बाद में उसको पुरस्कार मिलेगा कि दंड मिलेगा उस पर, या फिर व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं पर, व्यक्तिगत मूल्य पर, या उच्च आदर्श पर? तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे में नैतिकता की उतनी भावना नहीं होती है, ना उसमें आदर्शवाद होते हैं। वो केवल ये देखेगा कि जो भी काम वो कर रहा है उसको करने के बदले उसे दंड मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा। जैसे उन्होंने 3 स्टेज बताई है और 3 में 2-2 अवस्थाएं उन्होंने बताई है। तो पहली जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसमें उन्होंने पहली अवस्था बताई है कि पुरस्कार और दंड की अवस्था, दूसरी अवस्था अहंकार की अवस्था। और इन पुरस्कार और दंड की, अहंकार की अवस्था में बच्चा केवल ये ध्यान रखेगा कि अमुक कार्य जो कर रहा है उसको करने के बाद में उसको दंड मिलेगा कि पुरस्कार मिलेगा। तो A इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों के आधार पर नामांकित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निर्धारित करना, अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को जानना, या फिर D ऑप्शन उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का निर्धारण करना। तो आकलन का, मूल्यांकन का, असेसमेंट का केवल मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चे ने जो कंसेप्ट सीखे हैं उनको कितने अच्छे से, कितनी स्पष्टता के साथ में वो सीख पाया है, और उन अवधारणाओं के बारे में अब भी बच्चे में किस प्रकार की भ्रांति है और है तो उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं।
ये जानना प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए किसका, असेसमेंट का। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 26वां क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन में बालकों के निम्न क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों का अध्ययन हम सीसीई में करते हैं? शैक्षिक क्षेत्र का, एजुकेशनल फील्ड का, या सह शैक्षिक क्षेत्र का, समाज में उनकी भूमिका, सह शैक्षिक गतिविधियों का। तो उस सीसीई में हम 3 क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षिक क्षेत्र और सह शैक्षिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। सह शैक्षिक गतिविधियां तो मतलब एक्टिविटी आप कोई कर रहे हो, जैसे आप एनसीसी में हिस्सा ले रहे हो, स्काउट गाइड में हिस्सा ले रहे हो, या फिर अन्य जो भी गतिविधियां विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियां आयोजित होती है, को करिकुलम एक्टिविटीज, उनमें हिस्सा लेना। और सह शैक्षिक क्षेत्र मतलब आप जो है भावनात्मक रूप से कैसा सोचते हो, आपका नैतिक व्यवहार कैसा है, ये देखा जाता है। और शैक्षिक क्षेत्र मतलब जो पुस्तकीय ज्ञान है उसका अध्ययन किया जाता है। तो 1, 2 और 4 का अध्ययन ये जो सीसी है उसके तहत हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषताएं। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को वर्गीकृत व नामांकित करना, छात्र केंद्रित शिक्षा, यंत्रवत याद रखना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। छात्र केंद्रित शिक्षा वही होगी जो मतलब छात्र पर निर्भर होगी, कि मतलब उसकी आवश्यकता क्या है, उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, तो उन व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उसका जो सर्वांगीण विकास है वो हम कैसे कर सकते हैं। मतलब सब कुछ होगा वो बालक पर केंद्रित रहेगा, बालक पर डिपेंडेंट रहेगा। जैसे शिक्षक केवल सुगमकर्ता के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में और उसको सही दिशा देने वाले के रूप में कार्य करेगा। जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की मेन विशेषता यही है कि छात्र केंद्रित शिक्षा। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है, क्रिएटिविटी में एक बैरियर के रूप में काम करती है, वो कौन सी अधिगम व्यूह रचना है? विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन करने में सहायता देना, जी बिल्कुल लेनी चाहिए, जिससे उनमें सृजनात्मकता की जो भावना है वो और भी इंप्रूव हो। बी, विद्यार्थियों को जोखिम खतरा उठाने के लिए प्रोत्साहित करना भी चाहिए, क्योंकि वो हर तरफ सोचेंगे। जब उनका जो चिंतन है वो अभी सारी ना होके अब सारी चिंतन होगा तो वो सृजनात्मकता की ओर उन्मुख होंगे। सी, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना, ओवर कंट्रोल करना, मतलब बहुत ज्यादा उन पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना, तो उससे उनकी जो सृजनात्मकता की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होते हुए एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो सी जो है इसका सही आंसर है कि विद्यार्थियों को अति नियंत्रित नहीं करना चाहिए, जिससे उनकी सृजनात्मकता पर बुरा असर पड़ेगा। 29वां क्वेश्चन है, समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? समस्या समाधान का कौन सा एक चरण नहीं है वो हमें बताना है। आंकड़ों का एकत्रीकरण, जी बिल्कुल करेंगे। सत्यापन और सामान्यीकरण करना, ये भी होगा। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना, ये नहीं होगा। और परिकल्पनाओं का निर्माण भी होगा समस्या समाधान में। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपके सामने, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पद या चरण वांछनीय नहीं है? मतलब लर्नर जो है, अधिगमकर्ता सीखने वाले जो है, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सा कार्य हमें नहीं करना चाहिए? उनकी योग्यताओं का सही आकलन करना, जी करना चाहिए। व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, ये भी देना चाहिए कि मतलब हर व्यक्ति की विशेष खूबियां होती हैं, उसमें विशेष जो है क्षमताएं होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें व्यक्तिगत अनुदेशन भी देना चाहिए। सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, ये नहीं करना चाहिए। बच्चे की सामाजिक स्थिति क्या है या फिर उसका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, ये हमें नहीं जानना चाहिए। इनसे बच्चों में जो निम्न स्तरीय है उनमें हीन भावना पैदा होगी। विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना, ये भी करनी चाहिए, किसमें स्पेशल टैलेंट है तो उसको भी हमें जरूर पहचानना चाहिए। सो थैंक्स गाइज। अब आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। ये मेरा पहला वीडियो था, निश्चित रूप से इसमें किसी प्रकार की कमियां जरूर रही होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें उन त्रुटियों के बारे में भी जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो में हम जो है उनमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। और बता दूं कि ये जो पेपर था वो मतलब आसान स्तर का कह सकते हैं, एवरेज या एवरेज से थोड़े नीचे स्तर का था, पहला था, इसलिए मैंने वो पसंद भी उतने स्टैंडर्ड के नहीं सेलेक्ट किए। अगर आपका स्कोर इसमें 25+ है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और इससे कम भी है तो आप निश्चित रूप से अपनी जो है मेहनत को जारी रखिएगा। 25 क्या आप 30 आउट ऑफ 30 भी जरूर कर जाएंगे एक दिन। तो धन्यवाद गाइज, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और आप इस चैनल पे नए हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही निकलिएगा। धन्यवाद।